नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सर्वाल, यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से आज आपको इस वीडियो में पायरिनीज डिजीज़ की फुल डिटेल्स दूंगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा पायरिनीज डिजीज़ क्या होता है और इससे क्या सिम्टम्स होते हैं, पायरिनीज डिजीज़ की डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरा फुल वीडियो देखिए। सबसे पहली बात तो कि पायरिनीज डिजीज़ होता क्या है। देखिए, अगर किसी पेशेंट को पेनिस में कर्वेचर हो, वो किसी भी साइड में कर्वेचर हो सकता है, राइट में, लेफ्ट में, या ऊपर को या नीचे को, कहीं पे भी कर्वेचर हो सकता है। तो अगर पेनिस में कर्वेचर होए, मतलब कि पेनिस स्ट्रेट नहीं है, कर्वेचर है, साथ में उनको कभी कभी इरेक्शन में पेन हो रही है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, और साथ में पेनिस में गांठ भी है, मतलब कि आप यहाँ पे फील करते हैं ऊपर पेनिस के ऊपर या पेनिस की साइड में, तो अब गांठ फील होती है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ये पायरिनीज डिजीज़ हो सकती है। इस पेशेंट का पेनिस देखिए, पेनिस पूरा ऊपर की तरफ बेंड है, ये पायरिनीज डिजीज़ के कारण बेंड है। इस चीज़ का नाम पायरिनीज डिजीज़ कैसे पड़ा? 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच डॉक्टर थे, डी ला पायरोनी। उन्होंने पहली बार हिस्ट्री के अंदर 5 पेशेंट्स में पेनाइल कर्वेचर डिस्क्राइब किया। तो क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पेनाइल कर्वेचर डिस्क्राइब किया था, उन्हीं के नाम के पीछे इस प्रॉब्लम को पायरिनीज डिजीज़ कहते हैं। पायरिनीज डिजीज़ कितना कॉमन है? देखिए, अगर आप इस फ्लो चार्ट में देखेंगे, पायरिनीज डिजीज का इंसिडेंस 8% है। तो पायरिनीज डिजीज का इंसिडेंस कितना है, पायरिनीज डिजीज कितना कॉमन है? देखिए, अगर हम लोग 100 लोगों को 50 साल की उम्र में चेक करेंगे, उसमें से कम 8 पेशेंट्स को पायरिनीज डिजीज होएगा, मतलब 8% लोगों में पायरिनीज डिजीज होता है। मैं अपनी ओपीडी में करीब 1 से 2 पायरिनीज डिजीज के पेशेंट्स हर रोज़ देखता हूँ। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ी सीक्रेटिव चीज़ है। इस प्रॉब्लम के बारे में लोग अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से अच्छी तरह खुल के बात नहीं करते, लेकिन फिर भी वो अपने आप रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर मेरे पास आते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए। तो पायरिनीज डिजीज़ काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और पायरिनीज डिजीज़ होता क्या है वो समझने के लिए ये डायग्राम देखिए। जो नॉर्मल पेनिस होता है उसकी 2 कैवर्नोसा होते हैं जो इरेक्टाइल बॉडीज़ होती हैं, और उसके नीचे एक यूरेथ्रा होता है जिससे यूरिन पैसेज होता है। ये देखिए, 2 कॉर्पोरा है और उसके नीचे एक यूरेथ्रा है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके अंदर 2 कॉर्पोरा है, उसके नीचे यूरेथ्रा है। जो कॉर्पोरा होता है उसकी कवरिंग को ट्यूनिका एल्बुजिना बोलते हैं, और ट्यूनिका एल्बुजिना काफ़ी इलास्टिक होती है, मतलब कि जब इरेक्शन होती है तो ये पूरी चारों तरफ से एक्सपैंड करती है और पेनिस का साइज बढ़ता है। लेकिन पायरिनीज डिजीज़ में क्या होता है कि इसी ट्यूनिका पे फाइब्रस प्लैक्स बन जाते हैं। ये देखिए, फाइब्रस प्लैक बन गया। तो जब फाइब्रस प्लैक बनता है तो उसकी वजह से जहाँ पे भी वो प्लैक बनता है वहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होती। तो जब पेनिस चारों तरफ से एक्सपैंड कर रहा हो और एक जगह पायरिनीज प्लैक है तो उस जगह से वो एक्सपेंशन नहीं होती और उसी की वजह से कर्वेचर बनता है। इस फोटो में देखिए, ये पेशेंट का पेनिस ऊपर की तरफ कर्व्ड है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक पायरिनीज प्लैक है, जिसकी वजह से सब जगह से तो ट्यूनिका एल्बुजिना एक्सपैंड कर रही है, लेकिन ऊपर जहाँ पे प्लैक बना हुआ है वहाँ पे एक्सपैंड नहीं कर रहा, तो इसलिए पेनिस ऊपर की तरफ बेंड हो गई है। इसी को पायरिनीज डिजीज़ कहते हैं। अगली चीज़, पायरिनीज डिजीज़ होती कैसे है? नॉर्मल पेनिस में कैसे ये गांठें बन जाती हैं? हमेशा सबसे पहले एक पेनिस में चोट लगनी चाहिए, कोई पेनाइल ट्रॉमा होना चाहिए। ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। ये जो होते हैं ये पेनिस में स्कारिंग करते हैं। नॉर्मल स्कारिंग तो हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्कारिंग हुए तो फिर ये प्लैक्स बन जाते हैं, जिन्हें पायरिनीज डिजीज़ कहते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, फ्लो चार्ट में देखेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले एक ट्रॉमा होना चाहिए। तो ये ट्रॉमा किस टाइप का होता है? कई पेशेंट्स अग्रेसिव मैस्टरबेशन करते हैं, उसकी वजह से ट्रॉमा होता है। कई लोग अग्रेसिव इंटरकोर्स करते हैं, उसकी वजह से ट्रॉमा होता है। कई लोग इरेक्शन लाने के लिए पेनिस में इंजेक्शन लगवाते हैं, उन पेनाइल इंजेक्शन की वजह से ट्रॉमा होता है। कई लोग शॉकवेव थेरेपी करते हैं, उसकी वजह से पेनाइल ट्रॉमा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पेनाइल ट्रॉमा हो सकता है, जिससे पायरिनीज डिजीज़ स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा पायरिनीज डिजीज़ कई फैमिलीज़ में भी रन करती है, मतलब कि किसी के अगर फादर को पायरिनीज डिजीज़ है या उसके भाई को पायरिनीज डिजीज़ है, तो उसमें भी पेशेंट्स को पायरिनीज डिजीज़ हो सकता है बिना किसी ट्रॉमा के भी। कई लोगों को डिजीज़ होती हैं जैसे कि ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर, उसमें क्या होता है, हाथ के तलवे के जो टेंडन होते हैं उसमें फाइब्रोसिस स्कार बन जाता है। तो इस डिजीज़ वालों को भी पायरिनीज डिजीज़ ज़्यादा है। इसके अलावा जो और रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं, अगर पेशेंट डायबिटिक हुए या उसका ब्लड प्रेशर हाई हुए, या कई लोग जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, इन सब पेशेंट्स में पायरिनीज डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं, उन मेडिसिन को लेने से भी पायरिनीज डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि बीपी की दवाई है, बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, ये सारी दवाइयों से पायरिनीज डिजीज़ हो सकती है।
इसके अलावा माइग्रेन की एक दवाई होती है मेथिसरजाइड, तो इससे भी पायरिनीज डिजीज़ का रिस्क होता है। तो फाइनली किन पेशेंट्स को पायरिनीज डिजीज़ होता है? एक तो एज 50 साल के बाद ज़्यादा कॉमन है। दूसरा फैमिली हिस्ट्री, मतलब कि अगर किसी को फैमिली में पायरिनीज डिजीज़ है तो तब हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को पेनिस में चोट लगी है किसी भी कारण से, जैसे कि पेनाइल इंजेक्शन से, या उन्होंने कोई प्रोसीजर कराया है, कोई सर्जरी कराई है पेनिस की, उसकी वजह से। इसके अलावा अगर कोई पायरिनीज डिजीज़ करने वाली दवाइयाँ ले रहा है जैसे कि प्रोप्रेनोलॉल, एटिनोलॉल, मेथिसरजाइड, तो इन सब लोगों को पायरिनीज डिजीज़ होता है। इसके अलावा अगर कोई डायबिटिक होए, जिसको हाई ब्लड प्रेशर होए, या अल्कोहल ज़्यादा पीता है या स्मोकिंग ज़्यादा करता है, उन लोगों को पायरिनीज डिजीज़ होता है। सो अगर आपको पायरिनीज डिजीज़ होएगा तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सबसे पहले तो पेनाइल कर्वेचर, मतलब कि पेनिस नीचे की तरफ बेंड होएगा, या ऊपर की तरफ बेंड होगा, या राइट की तरफ बेंड होगा, या लेफ्ट की तरफ बेंड होगा। तो ये सब जो कर्वेचर्स होते हैं ये पायरिनीज डिजीज़ की वजह से होते हैं। अगर आपको कर्वेचर के साथ साथ पेनिस में पेन हो रही है, स्पेशली इरेक्शन के टाइम पे, या आपको कोई गांठ फील हो रही है, तो ये सारे पायरिनीज डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा पायरिनीज डिजीज़ पेशेंट्स को काफ़ी बारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, मतलब उनकी पेनिस में हार्डनेस नहीं आती, वो सेक्स नहीं कर पाते। और एक चीज़ समझनी चाहिए कि कई पेशेंट्स को लगता है जब से मैं पैदा हूँ तब से पायरिनीज डिजीज़ है मेरे को। अगर किसी को पैदाइशी पेनाइल कर्वेचर है तो उसको कंजेनिटल पेनाइल कर्वेचर कहते हैं, पायरिनीज डिजीज़ नहीं कहते। पायरिनीज डिजीज़ होती है वो हमेशा एक्वायर्ड होती है, मतलब कि पहले पेशेंट बिल्कुल ठीक था और थोड़े टाइम के बाद उसको किसी भी ट्रॉमा की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से पेनिस में बेंट बन गया, तो उसको पायरिनीज डिजीज़ कहते हैं। अगर आपका बचपन से ये प्रॉब्लम है और अभी आपकी एज 20-25 साल है और पेनाइल कर्वेचर है, तो उसको कंजेनिटल पेनाइल कर्वेचर कहते हैं, पायरिनीज डिजीज़ नहीं। जो गांठें होती हैं, गांठें सबसे कॉमनली टॉप पे होती हैं, मतलब डॉर्सम ऑफ द पेनिस पे होती हैं। इसीलिए जब कर्वेचर होता है सबसे कॉमनली पेनिस का ऊपर की तरफ कर्वेचर होता है पायरिनीज डिजीज़ में। लेकिन ये गांठें कहीं पे भी हो सकती हैं, साइड्स में भी हो सकती हैं। अगर साइड में होंगी तो पेनिस राइट में या लेफ्ट में बेंड करेगा, या नीचे की तरफ भी हो सकती है गांठ, तो उसकी वजह से पेनिस डाउन की तरफ बेंड करेगा। बट सबसे कॉमन जो होता है वो पेनिस ऊपर की तरफ बेंड करता है। पायरिनीज डिजीज़ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत कॉमन है। और पायरिनीज डिजीज़ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के क्या क्या कारण है? पहली बात, एक तो पेशेंट को कर्वेचर है, तो कर्वेचर की वजह से काफ़ी बारी जब इरेक्शन होती है तो उसमें पेन होता है, या उस बेंड की वजह से वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इसके अलावा जो कर्वेचर है उसकी वजह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है। पेशेंट को एंग्जाइटी होती है कि मेरा ये पेनिस कर्व्ड है, जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, उसका दिमाग हमेशा अपने कर्वेचर में जाता है और उससे इरेक्शन लूज हो जाती है। इसके अलावा जो गांठ होती है, जो प्लैक होता है, वो काफ़ी बारी ब्लड सप्लाई को आगे पहुंचने से रोकता है। तो काफ़ी पेशेंट ऐसे बोलेंगे कि मेरे को प्लैक तक तो ब्लड सप्लाई अच्छी आ रही है, हार्डनेस अच्छी है, लेकिन आगे के जो साइड है मेरा पेनिस का वो सॉफ्ट है, तो मैं सेक्स नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो जो प्लैक होता है वो ब्लड सप्लाई को रोक देता है और ब्लड आगे नहीं जा पाता। सो इन कारण की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पायरिनीज डिजीज़ के पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। कई पेशेंट्स को लगता है कि पायरिनीज डिजीज़ के साथ हम लोग सेक्स नहीं कर सकते या हमें सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि पायरिनीज डिजीज़ से मेरे पार्टनर को भी इन्फेक्शन हो जाएगी। तो देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये अपनी बॉडी का एक प्लैक बना था जिसकी वजह से हार्डनेस आ रही है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, किसी वायरल इन्फेक्शन नहीं है कि आप सेक्स करेंगे तो ये आपके पार्टनर को भी डिजीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ घबराने की बात नहीं है कि ये इन्फेक्शियस है इसलिए सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपका पेनिस कर्वेचर है लेकिन फिर भी आपको सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप आराम से सेक्स कर सकते हैं, इससे आपके पार्टनर को किसी टाइप की इन्फेक्शन नहीं होएगी। दूसरी चीज़, कई लोगों को लगता है कि ये जैसे गांठ बन गई तो कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं हुआ है। तो जैसे मैंने बताया, ये नॉर्मल टिश्यू की ओवर ग्रोथ है, लेकिन ये कैंसर नहीं है, तो इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। अगर पायरिनीज डिजीज़ है तो ये टोटली बिनाइन डिजीज़ होती है, इसमें कोई कैंसर का लक्षण नहीं होते, कोई कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको पायरिनीज डिजीज़ की सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जब मेरे पास पेशेंट पायरिनीज डिजीज़ के सिम्टम्स के साथ आता है तो मैं उनसे पूरी डिटेल हिस्ट्री लेता हूँ। उनकी एज कितनी है, उन्होंने इससे पहले कोई दवाइयाँ तो नहीं ली जिसकी वजह से पायरिनीज डिजीज़ हो रहा है, क्या उनको डायबिटीज़ तो नहीं है, क्या उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वो एक्सेसिव अल्कोहल तो नहीं लेते, या ज़्यादा स्मोकिंग तो नहीं करते। ये सब चीज़ें हमारे को पेशेंट्स में देखनी होती हैं। इसके अलावा उन्होंने पहले से अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स लिए हैं। जैसे कि कई लोगों ने इंजेक्शन लिया होता है, तो उस इंजेक्शन की वजह से, पेपावेरिन इंजेक्शन की वजह से या बायोमिक्स इंजेक्शन की वजह से पायरिनीज प्लैक्स बन जाते हैं। या कई लोगों ने शॉक वेव ली होती है, काफ़ी लोगों को शॉक वेव की वजह से भी पायरिनीज डिजीज़ बन सकती है बाद में। तो ये सब चीज़ों की हिस्ट्री लेते हैं। प्लस हम लोग फिजिकली एग्जामिन करते हैं, पेनिस को देखते हैं, फाइमोसिस तो नहीं है, कोई कर्वेचर फ्लैसिड स्टेट में तो नहीं है।
इसके अलावा कोई गांठ तो नहीं फील हो रही, अगर गांठ फील हो रही तो उसका साइज़ क्या है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को पता है कि इरेक्शन में ही कर्वेचर आता है तो हमेशा मैं उनको बोलता हूँ कि अपने साथ अपनी इरेक्ट पीनिस की फोटोग्राफ भी लेके आइए, ताकि उसका कर्वेचर का हमारे को पता चल जाए कि कितना एग्जैक्ट कर्वेचर है। इसके अलावा जब ऑफिस में आते हैं तो उनकी फुल असेसमेंट के लिए हम लोग पेनाइल डॉपलर टेस्ट भी करते हैं। पेनाइल डॉपलर टेस्ट से क्या पता चलता है, सबसे पहले तो प्लैक अगर है तो वो कितना बड़ा है, प्लैक का साइज़ पता चल जाता है, प्लैक हैवी कि नहीं ये पता चलता है। काफ़ी बार हमारे को फील करके हार्ड एरिया लगता है, लेकिन हम जब डॉपलर करते हैं तो उसमें कोई प्लैक नहीं होता। इसके अलावा जब इरेक्शन करते हैं, आर्टिफिशियल इरेक्शन करते हैं, उस टाइम पे कर्वेचर है तो कितना बड़ा कर्वेचर है और उसका क्या डायरेक्शन है, कितना एंगल है, ये सब देखते हैं। इसके अलावा ब्लड सप्लाई पूरी जा रही है कि नहीं, कहीं पायरिनीज प्लैक की वजह से कोई ब्लॉकेज तो नहीं है और कहीं पायरिनीज की वजह से कोई वीनस लीकेज तो नहीं बन गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पेनाइल डॉपलर में देख सकते हैं। तो जब पेशेंट मेरे पास आता है तो हम ये सारे हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर एग्जामिनेशन करते हैं और पेनाइल डॉपलर टेस्ट करते हैं। अब फाइनली हमने डायग्नोस कर लिया है कि पेशेंट को पायरिनीज डिजीज है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट जानने के लिए बेसिकली हमारे को जानना चाहिए कि पायरिनीज डिजीज 2 फेजेस में होती हैं। एक तो जब शुरू में पायरिनीज डिजीज बनती है तो उसको अक्यूट फेज बोलते हैं। उस अक्यूट फेज में डिजीज़ आगे बढ़ रही होती है, प्रोग्रेस कर रही होती है, वो स्टेबल डिजीज़ नहीं होती। इस टाइम पे इरेक्शन में पेन होती है और इस टाइम पे सिर्फ दवाइयाँ दे के इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना चाहिए, कोई भी सर्जरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप सर्जरी करोगे हाई चांस होते हैं कि वो फेल हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी। क्योंकि देखा गया है कि जो अक्यूट फेज़ है उसमें कुछ पेशेंट्स तो वह जितना अभी हैं उतना ही रहते हैं, लेकिन कई लोग ठीक भी हो जाते हैं और कई लोग जो भी अभी कंडीशन है उससे ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कर्वेचर आपका अभी इतना है तो 1-1.5 साल क्या देखेंगे वो कर्वेचर इतना हो गया या इतना ही रहा या बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग पहले 1 साल से दवाइयाँ देते हैं और उन दवाइयों से डिजीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और अगर डिजीज़ कंट्रोल नहीं हुई तो फिर 1 साल के बाद जब डिजीज़ स्टेबल हो जाती है तब हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। अब जब पेशेंट मेरे पास आता है तो सबसे पहले जो मैं समझता हूँ वो है कि उसको इस कर्वेचर से प्रॉब्लम कितनी हो रही है। कई पेशेंट्स तो इसी डर से आते हैं कि ये गांठ है तो कहीं कैंसर तो नहीं है, तो मैं उसको बता देता हूँ कि ये कैंसर नहीं है, या इससे इन्फेक्शन तो नहीं होगी सेक्स करने के टाइम पे, तो वही मैं बता देता हूँ कि इन्फेक्शन नहीं होगी। तो जब वो ये सुन लेते हैं कि ये कैंसर नहीं है और इन्फेक्शन नहीं होगी तो उनको और कोई ट्रीटमेंट का मन नहीं कर रहा होता, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ जैसा हूँ, और वो खुश होकर चले जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ट्रीटमेंट करने से पहले हम समझें कि पेशेंट को इस प्रॉब्लम कितनी हो रही है, उनको कितना बॉदर हो रहा है। अगर वो बॉदर नहीं हो रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको आगे ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिन लोगों को बॉदर हो रहा है, उनको ट्रीटमेंट करके ठीक होना है, उनके लिए 2 ट्रीटमेंट्स हैं। अगर एक्यूट फेज़ हैं तो फिर मेडिसिन हैं। तो आइए सबसे पहले तो एक्यूट फेज़ का ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो 3 टाइप का होता है: इंजेक्शंस, पेनाइल स्ट्रेचिंग और ओरल या टॉपिकल एजेंट्स, मतलब कि ओरल टैबलेट्स। इंजेक्शंस में वेरेपेमिलिन, इंटरफेरॉन, बोटॉक्स और कोलोनिजेज, जिसको कॉमनली ज़ायफ्लेक्स बोलते हैं। और पेनाइल स्ट्रेचिंग में पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस आता है और वैक्यूम थेरेपी आता है। और ओरल मेडिसिन जो होती हैं उसमें विटामिन ई आता है, फिर पोटाबा, कॉल्चिसिन, एल-आर्जिनिन, PD5 इनहिबिटर जैसे कि वायग्रा, सियालिस, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। मैं हर पेशेंट को विटामिन ई और वायग्रा, सियालिस, एल-आर्जिनिन, कॉल्चिसिन ये सब स्टार्ट करता हूँ। इसके अलावा जो इंजेक्शन है उनमें से एक ही FDA अप्रूव्ड इंजेक्शन है, वो है कोलोनिजेज, जिसको कॉमनली ज़ायफ्लेक्स बोलते हैं। और पेनाइल स्ट्रेचिंग के अंदर पेनाइल ट्रैक्शन और वैक्यूम डिवाइस आते हैं। सबसे पहले तो मैं ज़ायफ्लेक्स के बारे में, जो कोलेजिनेज होता है उसके बारे में बताता हूँ। ये एक एंजाइम होती है जो बैक्टीरिया से बनती है, और ये कहते हैं कि इस एंजाइम को प्लैक में डालेंगे तो ये प्लैक घुल जाता है। एक तो ये चीज़ है कि ये वाली इंजेक्शन जो है इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस वीडियो में इसको इसीलिए इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि पेशेंट्स को जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन ये ट्रीटमेंट हम लोग इंडिया में प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इस इंजेक्शन को प्लैक में डालने से वो प्लैक डिज़ोल्व होता है। अब एक तो ये लंबा ट्रीटमेंट है। लंबा ट्रीटमेंट की मतलब कि इसका जो थेरेपी होती है वो ऐसे होती है कि 1 दिन इंजेक्शन लगाओ, फिर 3 दिन क्या फिर से लगाओ, फिर 3 दिन क्या फिर से लगाओ, उसके बाद 4 हफ्ते मॉडलिंग करो, पेनिस को सीधा करो हाथ से, उसके बाद फिर इंजेक्शन लगाओ 3 बारी ऐसे करके। तो ये लंबा ट्रीटमेंट है, कम से कम 4 से 6 साइकिल लगते हैं, और उसके बाद भी 100% क्योर नहीं होता। जो भी आपका कर्व है उससे कहते हैं कि 30 to 35% ही वो कम होता है।
तो मतलब अगर आपका इतना है तो 35% इतना हो गया, तो इतना ही कर्व कम होएगा, ज़्यादा बेनिफिट नहीं आता इस इंजेक्शन से। बट फिर भी अगर किसी को माइल्ड कर्वेचर है और उसको इंजेक्शन से वो स्ट्रेट हो गया तो उससे काफ़ी बेनिफिट आता है। लेकिन अगर किसी को सिवियर प्रॉब्लम है तो फिर ये इंजेक्शंस काम नहीं आएंगे। तो देखिए, इंडिया में ये इसलिए अवेलेबल नहीं है इंजेक्शन क्योंकि एक तो इसकी एफिकेसी पूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया सिर्फ 30 to 35% ही इम्प्रूवमेंट होती है, और दूसरा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे तो उसमें ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। 0.5% पेशेंट्स को कॉर्पोरल रप्चर हो सकता है। कॉर्पोरल रप्चर मतलब कि इतना सिवियर रिएक्शन हो गया उस एंजाइम से कि कॉर्पोरा से ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई और कॉर्पोरा पूरा रप्चर हो गया। इसके अलावा थोड़ी बहुत ब्रूजिंग और पेन तो कॉमन है, 0.9% लोगों में, और ऑलमोस्ट 4% पेशेंट्स में सिवियर हिमेटोमा होता है, मतलब कि वहाँ एरिया जहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं ज़ायाफ्लेक्स इंजेक्शन के। इसके अलावा पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस या तो वैक्यूम थेरेपी, बेसिकली ये क्या करते हैं कि पेनिस के अंदर एक तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करते हैं और थोड़ा पेनिस को मैनिपुलेट करते हैं। जो पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस है वो दिन में 4 से 6 घंटे डेली पहन के रखना पड़ता है। तो ये काफ़ी इनकन्वीनियंट डिवाइस है, सब लोग इस चीज़ को अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पाते और इससे कोई 100% बेनिफिट भी नहीं आता। तो अगर किसी को कोई पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस जैसी चीज़ करनी है तो वो वैक्यूम थेरेपी कर सकते हैं। वैक्यूम थेरेपी सिर्फ दिन के 10 या 15 मिनट ही करनी होती है, तो ये ज़्यादा इजी है करने में। और फिर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वैक्यूम थेरेपी है, पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस है, एक्यूट फेज़ में ही हेल्पफुल होते हैं और वो भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल होते हैं, 100% इससे ट्रीटमेंट नहीं होता। तो आप एक्यूट फेज़ में अगर हैं तब ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वाइसेंट फेज़ में हैं, स्टेबल फेज़ में, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है वैक्यूम थेरेपी करने का या पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस यूज़ करने का। इसके अलावा जब आपकी डिजीज़ 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद स्टेबल फेज़ में आ गई, स्टेबल फेज़ इससे पता चलता है कि आपको अब जो शुरू में पेन हो रही थी प्लैक के ऊपर, वो वाली पेन नहीं हो रही, मतलब कि वो प्लैक स्टेबल हो गया। उस टाइम हम देखते हैं कि अब कर्वेचर कितना ज़्यादा है, कितना सिवियर है, इरेक्शन की प्रॉब्लम कितनी सिवियर है। अगर कर्वेचर की प्रॉब्लम ज़्यादा है या इरेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा है तभी हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं स्टेबल फेज़ के टाइम पे। और स्टेबल फेज़ के टाइम पे एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। सर्जरी 3 टाइप की होती हैं, एक तो प्लाइकेशन, एक पेनाइल इम्प्लांट और एक इंसिजन या एक्ससिजन ग्राफ्टिंग। तो अगर किसी को इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है पेनाइल इम्प्लांट। दवाइयों से सिवियर ईडी जो पायरिस डिजीज के पेशेंट्स में होता है वो ट्रीट नहीं होएगा। इसके अलावा अगर किसी को माइल्ड कर्वेचर है तो उस कंडीशन में प्लाइकेशन सर्जरी से इजीली पेनिस को सीधा करा जा सकता है। प्लाइकेशन सर्जरी सिंपल सर्जरी जिसमें जैसे अगर कर्वेचर इस साइड है तो यहाँ पे 2 टाँके लगा देते हैं, उससे पेनिस स्ट्रेट हो जाता है। इसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। और अगर किसी को ज़्यादा सिवियर कर्वेचर है तो सिर्फ प्लाइकेशन सर्जरी करने से फ़ायदा नहीं होता, और अगर प्लाइकेशन सर्जरी स्ट्रेट हो भी जाए पेनिस तो फिर भी उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है। तो सिवियर डिग्री ऑफ कर्वेचर के अंदर हमेशा प्लैक को एक्साइज करके या इंसाइज करके जगह बना के उसमें एक ग्राफ्ट लगाना पड़ता है। तो जो छोटा वाला एरिया है उस एरिया में उसको इंसिजन करके वो स्ट्रेट हो जाएगा और वहाँ पे जो ओपन एरिया बनेगा उसमें ग्राफ्ट लगा सकते हैं। पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी इंडिया में पेरिकार्डियल ग्राफ्ट्स आ गए हैं जो बहुत ही अच्छे आर्टिफिशियल ग्राफ्ट्स हैं जिससे बॉडी में कोई रिएक्शन भी नहीं होता और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो प्लैक एक्सिजन और ग्राफ्टिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन अब पेशेंट्स के लिए है जिनको सिवियर कर्वेचर है और उसको सीधा करना चाहते हैं या शॉर्टनिंग हो रही है तो उस पेनिस को लंबा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस टॉक में जो मैंने पूरा बताया उसकी समरी में अगर मैं बोलना चाहूँगा तो एक तो पायरिस डिजीज काफ़ी कॉमन है, 8% लोगों में पायरिस डिजीज होता है। इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग पेनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, साथ में जब आप आएंगे डॉक्टर के पास तो फोटोग्राफ भी लेके आइएगा। और इनके ट्रीटमेंट में अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो पेनाइल इम्प्लांट बेस्ट ट्रीटमेंट है, और अगर आपको कर्वेचर है तो कर्वेचर के लिए प्लाइकेशन सर्जरी या प्लैक एक्सचिंज या ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में पायरिस डिजीज के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आप भी पायरिस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और आप मेरे को कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।